Good afternoon. Oh, good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Radhe Radhe. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Radhe Radhe. Radhe Radhe. राधे राधे. हाँ आ जाओ. शुरू करते हैं. लास्ट तक अब तक हम कर चुके हैं. मेंसुरेशन चल रहा है. मेंसुरेशन 3D स्टार्ट हो गया है. और लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था वो था हमारा 114. अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 115. सवाल नंबर 115. पढ़िए ध्यान से. 13,824 आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है. मतलब एक घन है जिसका क्षेत्रफल इतना है. 13,824 सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस को, एक घन है, उसको काटा गया है और काटकर 8 घन बनाए गए. 8 घनों में काटा जाता है. मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात. ये सेंटीमीटर क्यूब है ना. आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा. 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस को उससे 8 घन बनाए गए हैं. ठीक है. तो ये जो घन बना है, मूल घन जो शुरुआत वाला घन है, ये नहीं बड़े वाला घन जो है, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3 छोटे घनों का जो क्षेत्रफल है वो मिलाकर टोटल इनका अनुपात क्या होगा. ये क्वेश्चन है. पहले तो ये देखो कि एक बड़े घन से 8 छोटे घन बने, तो छोटे वाले घन की भुजा कितनी है और बड़े वाले घन की भुजा कितनी है. क्योंकि क्षेत्रफल में आपको भुजाएं चाहिए होंगी, तो पहले भुजाएं निकाल लो या इनका अनुपात निकाल लो. करो ट्राई. सोचो कैसे करोगे. मूल घन मतलब बड़ा घन, जो पहले वाला घन है बड़े वाला, उसको मूल घन कहा गया. और जो छोटे वाले घन है वो छोटे हैं ही हैं, वो तो सीधी सी होगी. तो अगर हम यहाँ पे माना जो मूल घन है उसकी भुजा को ए मान ले, जो हमारा मूल घन है उसकी भुजा को हम ए मान ले, और जो छोटे घन है A1 A2 नाम दे दें, उसको A1 दे दें. और जो छोटे वाले घन है उनकी भुजा को A2 नाम दे दें. ठीक है. तो अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े घन का आयतन हमें दिया गया है. बड़े घन की भुजा A1. A1 क्यूब बराबर है 13,824. 13,824. और ये जो आयतन है ये बराबर है 8 छोटे घनों के, बराबर 8 A2 क्यूब. छोटे घन का आयतन A2 क्यूब. A2 क्यूब. छोटे वाले घन का आयतन कितना हो गया A2 क्यूब. छोटे वाले घन कितने 8 है, तो ये 8 हो गया, 8 से गुणा कर दिया. A1 क्यूब बराबर 8 A2 क्यूब. इसे हम लिख सकते हैं 2 A2 क्यूब.
3 से 3 पावर काट दूं, A1 बराबर हो जाएगा 2A2। ये मेरे पास एक चीज आ गई, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, अब क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफलों की बात कर रहे हैं, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? मूल घन का क्षेत्रफल बटा 8 गुणा छोटे घन का क्षेत्रफल। छोटे घन कितने, 8 है, तो एक का क्षेत्रफल निकाल कर 8 से गुणा कर दो, फिर दोनों का अनुपात पूछे, तो बड़े का क्षेत्रफल हो गया 6A1 क्यूब, छोटे का क्षेत्रफल हो गया 6A2 क्यूब। 6 से 6 कट गया, A1 क्यूब का मान रख दो, A1 क्यूब का मान ये रहा। अच्छा, 3 छोटे घनों का, 8 का नहीं है, 3 का पूछे, 3 छोटे घनों का अनुपात, तो यहाँ 3 आएगा। क्वेश्चन ने पूछा 3 छोटे घन, ये देखो ये रहा, है ना। A1 का मान रख दो, A1 का मान है 2A2 बट्टा 3 A2 क्यूब, ये हो गया 8 A2 क्यूब बट्टा 3 A2 क्यूब, ये कट गया, आंसर आ गया 8/3, ये 8:3। अच्छा, स्क्वायर आएगा, हाँ, अरे क्षेत्रफल है, अरे अरे क्षेत्रफल था, आयतन लगा दिया, बिल्कुल सही कहा। स्क्वायर, 4/3, ठीक है, हाँ वो क्यूब लगा दिया। अगला क्वेश्चन, अब इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ठोस घन को 27 घनों में काटा गया है, एक घन है उससे 27 घन बनाए गए हैं, तो ये जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? जो क्षेत्रफल चेंज हुआ होगा, मतलब एक तो जो बड़े वाला घन था उसका क्षेत्रफल था, एक ये जो 27 घन बना दिए इनका क्षेत्रफल है, तो जो क्षेत्रफल में परिवर्तन आया है वो कितना आया होगा, उसमें कितनी वृद्धि हुई होगी? एक घन से जब हमने 27 घन बनाए होंगे, आयतन तो बराबर रहा होगा, आयतन तो बराबर रहा होगा, बड़े का आयतन और छोटे का आयतन दोनों बराबर रहे होंगे, लेकिन क्षेत्रफल जो है, वो जो चेंज हुआ है, क्षेत्रफल जो बदला है वो कितना प्रतिशत बदला है, ये बताना है।
तो बड़े घन की भुजा ए मान लो, माना जो सबसे पहला घन था बड़ा घन, उसकी भुजा ए मान ली, A1 मान ली। सबसे बड़े क्यूब की साइड A1 और छोटे घन जो बनाए गए हैं, छोटे घन 27 बनाए गए हैं, उनकी भुजा मान लो A2 है। अब क्या हुआ है कि बड़े वाले से 27 बनाए हैं, बड़े वाले से 27 बनाए हैं, तो बड़े घन का आयतन बराबर होगा एक बड़े घन का आयतन 27 गुणा छोटे घन का आयतन, क्योंकि बड़े घन से ही छोटे घन बने, तो आयतन बराबर होगा लेकिन 27 घनों का। इन 27 घनों को मिला लो और इस एक बड़े घन को मिला लो, बराबर होगा। तो इस बड़े घन का आयतन, जो बड़े वाला घन है उसका आयतन, और ये जो छोटे छोटे 27 घन है इनका आयतन बराबर होगा। तो बड़े घन का आयतन A1 भुजा है, तो बड़े घन का आयतन हो गया A1 क्यूब 27, छोटे घन का आयतन हो गया A2 क्यूब 27, इसे ऐसे लिख सकते हैं 27 A2 की क्यूब, A1 क्यूब बराबर 27 3 A2 की क्यूब, दोनों साइड से 3 से 3 पावर कट कर दो, A1 बराबर आ गया 3 A2। यानी बड़े वाले घन की भुजा छोटे वाले घन की भुजा से 3 गुना है, बड़े घन की भुजा छोटे वाले घन से 3 गुना है। अब हमें पूछा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो पहले देखो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल। जब भी किसी के परिवर्तन की दर निकालते हैं तो पहले ये देखना होता है कि परिवर्तन कितना हुआ और प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना था, शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था, तभी पता चलेगा कि कितनी वृद्धि हुई है नहीं हुई है ना। जब भी आप परिवर्तन निकालते हैं ऐसे तो निकालते हैं कितना बदला, परिवर्तन कितना आया बट्टा प्रारंभ में कितना था, है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की थी, आज वो 110 रुपए की बिक रही है, और पूछो कितनी महंगी हो गई, तो पहले 100 की बिक रही थी, अब 110 की बिक रही है, तो कितना परिवर्तन आया 10 का। अब ये 10 का परिवर्तन कितने पे आया 100 रुपए पे, प्रारंभ में 100 रुपए थी उसकी कीमत, तो 10/100 गुणा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से और गुणा कर दो, वो प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ होगा निकालते हैं। शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था, बड़ा घन का क्षेत्रफल जो था वही था, फिर 27 घन के क्षेत्रफल आ गए, 27 इंटू 6A2 क्यूब, ये क्या है 27 घनों का क्षेत्रफल, 27 घनों का क्षेत्रफल माइनस बड़े वाले घन का क्षेत्रफल, ये आ गया परिवर्तन, ये आ गया परिवर्तन। दोबारा ध्यान से यहां पे गौर करो, ये क्या है, ये क्या है, ये तो है बड़े वाले घन, जब शुरुआत में जो बड़े वाला घन था उसका क्षेत्रफल, ये हो गए। अब जो 27 आपने छोटे छोटे घन बनाए हैं, एक घन का क्षेत्रफल इंटू 27, तो ये 27 घनों का क्षेत्रफल हो गया। 27 घनों का क्षेत्रफल इतना है, शुरुआत में इतना था तो अंतर कितने का आया माइनस कर दिया, बटा प्रारंभिक, शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था, शुरुआत में बड़े वाला घन ही था, तो 6A1 का स्क्वायर इंटू 100। सूत्र पे गौर करो, समझो, परिवर्तन निकालना है तो आपको परिवर्तन ऊपर लेना होता है कि भी कितना परिवर्तन आया। पहले ये तो देख शुरुआत में कितना था, अब कितना है, दोनों के बीच का अंतर निकालोगे तभी तो पता चलेगा परिवर्तन कितना आया। शुरुआत में एक बड़ा घन था, तो बड़े घन का कितना हुआ क्षेत्रफल 6A1 का स्क्वायर, फिर 27 आपने घन बनवा ली उससे, तो अब एक घन कितना हुआ 6A2 का स्क्वायर, वैसे कितने 27 है तो इनको 27 कर दिया, ये कुल क्षेत्रफल आ गया। पहले क्षेत्रफल था 6A1 स्क्वायर, बाद में हो गया 27 गुणा 6A2 का स्क्वायर, अंतर कितना आया दोनों को घटा लो, बटा शुरुआत में कितना था 6A1 का स्क्वायर इंटू 100। अब इसमें मान रख दो, A1 का मान है 3A2, A1 का मान 3A2,
ये मान रख दिया, A1 का मान रख दिया, A1 का मान है 3A2, 3A2 रख दिया। कॉमन निकाल लो, कॉमन 6 भी आ जाएगा, A2 का स्क्वायर भी आ जाएगा, अंदर बचेगा 27 माइनस 6, A2 निकाल लिया 9 बटा 6 गुणा 9, A2 का स्क्वायर गुणा 100, A2 का स्क्वायर से A2 का स्क्वायर 6 से 6 कट गया, 27 में से 9 गया 18, 18 बटा 9 इंटू 100, ये आ गया 200। तो क्षेत्रफल में 200% की वृद्धि हुई है, यानी क्षेत्रफल 3 गुना हो गया। 200% तो बढ़ गया, 100% पहले से ही था, तो 300% आ गया, टोटल 300% हो गया, है ना। टोटल कितना प्रतिशत हो गया? 300%। 100% तो पहले था ही, 200% बढ़ गया, ये वृद्धि है, ये 200% वृद्धि आई है। इसका मतलब शुरुआत में 100 था, 200 और बढ़ गया, तो टोटल मिला के 300% हो गया। यानी जब आपने एक घन से 27 घन बनाए तो क्षेत्रफल 3 गुना हो गया, 3 गुना। आयतन वही है, आयतन नहीं बदला, आयतन बदलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बाल्टी में जितना पानी था आपने उठा के 27 छोटी बाल्टियों में पानी डाल दिया, पानी उतना ही रहेगा, पानी नहीं बदलेगा, क्योंकि मात्रा उतनी रहेगी, तो आयतन उतना ही रहता है। तो जो बदला है वो है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल चेंज हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना चेंज हुआ? 3 गुना हो गया। यानी जब पहले वाला घन था उसका जो भी क्षेत्रफल था, अब इन 27 घनों का क्षेत्रफल उसका 3 गुना है, और वृद्धि होगी 2 गुना, वृद्धि 2 गुना है, मात्रा 3 गुना हो गई। मतलब ये 100 था, तो इन तीनों को मिला के 300 हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? देखो, आप मैन सूत्र से नहीं हट सकते, मैन सूत्र अभी समझ में नहीं है, इसके लिए इस सूत्र नहीं बदला जा सकता, सूत्र यही होता है, सूत्र यही होता है, सूत्र नहीं बदला जाता। परिवर्तन की दर आप कैसे निकालते हैं? ये कोई क्षेत्रफल के लिए सूत्र नहीं बना हुआ है, ये सूत्र कोई क्षेत्रफलों के लिए नहीं बना हुआ है। किसी भी चीज की बात करिए, महंगाई कैसे पता चलती है, महंगाई कितने % बढ़ी है? सेम वही बात है, कोई सामान कितने का आता है? 100 रुपए का, अब कितने का आ रहा है? 120 का, तो परिवर्तन कितना हुआ? 20 रुपए का। शुरुआत में क्या दाम थे? 100 रुपए। तो यही फॉर्मूला होता है हमेशा, परिवर्तन बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। और ये कोई क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं है, ये लाभ हानि का भी है, और ये कहीं और भी अगर हम वृद्धि निकालते हैं या हानि निकालते हैं तो यही काम आता है। कितना परिवर्तन हुआ बटा प्रारंभ में क्या था इंटू 100। ठीक है, अगला, यदि एक घन के प्रत्येक कोर को 10%, एक घन है उसके हर कोर को 10% हमने बढ़ा दिया, कोर को 10% बढ़ा दिया, बताओ उसका जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? कोर के क्षेत्रफल को 10% बढ़ा दिया, तो बताओ क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? माना शुरुआत में भुजा ए है, जब हमने शुरू किया तो उसकी भुजा ए थी, अब भुजा कितनी हो चुकी है?
10% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी तो टोटल कितनी होगी भुजा? 110% होगी। अब 110% होगी तो 110% कितना हुआ? 110/100 इंटू ए। 110%। पहले मैन तरीके से करवाऊंगा आपको, पहले अपन मैन तरीके से करेंगे, फिर इसका एक छोटा फॉर्मूला भी है, शॉर्टकट भी है, उससे हो जाएगा। लेकिन देखिए, मैं बार बार समझाता हूँ, शॉर्टकटों में विश्वास मत करिए, जुगाड़ों में विश्वास मत करिए। अब पेपर बनाने वाले, सवाल बनाने वाले भी एडवांस हो गए। ये सारे छोटे मोटे, ये सिर्फ काम निकाल सकते हैं, और ये उन सवालों के लिए जो पुराने सवाल है। अब किसी ने भी ढंग का सवाल बना, सारा का सारा बेकार चला जाएगा। अगर मान लीजिए अब ये सवाल है, आपको फॉर्मूला होगा, आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया होगा। अब यही सवाल ये पूछ लेता कि आयतन में कितनी वृद्धि हुई, तो ये बेकार हो जाता, आपके पास कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, आपके पास कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो याद रखिए, जो फॉर्मूले वाली चीज़ है ना, जो जुगाड़ वाले सूत्र है कि ये याद है, इसमें मान रख दिया, ये जब आपको पता है तो पेपर बनाने वाले को भी पता है। और ये बहुत पुराने हो गए हथकंडे, अब ये चलते ही नहीं है। अब पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा भी ढंग का घुमाया, थोड़ा बहुत भी घुमा दिया, हल्का सा घुमा दिया, ये शॉर्टकट जो है ना, ये सिर्फ एकदम फिक्स होते हैं। हल्का सा भी चेंज कर दिया, इतने में बाहर आ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, फुस। है ना, पटाखे देखे ना दीपावली वाले, कैसे कहते हैं, फुस। तो वैसे ही हो जाते हैं, तो इनको ज़्यादा यूज़ मत करिए। सही अपना जो मेन तरीका है उस पर फोकस करिए, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। मेन तरीका कभी धोखा नहीं देगा। और वरना ये वाले बम है, ये फुस निकल आएंगे, देख लेना। आ जाओ, पहले मेन तरीके से करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो आपका ये हो गया 1.1, 0 से 0 कट गया। अब क्षेत्रफल निकाल, पुराना क्षेत्रफल कितना हुआ और वर्तमान में कितना हुआ, परिवर्तन निकाल लो। क्षेत्रफल में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक, बट्टा शुरुआती क्षेत्रफल, इंटू 100। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ? 6 गुणा भुजा है 1.1 ए, ये हो गया बाद का क्षेत्रफल, ये हो गया शुरू का क्षेत्रफल, बट्टा प्रारंभिक क्षेत्रफल, इंटू 100। ये आ गया क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्योंकि शुरुआत में भुजा ए थी, अब भुजा 1.1 हो गई है। तो पहले क्षेत्रफल था 6a², अब हो गया 6 गुणा 1.1 का स्क्वायर। ये हो गया 6, कॉमन आ गया, a² भी कॉमन आ गया, ये हो गया 1.21 माइनस 1 बटा 6a² इंटू 100। ये कट गया, ये आ गया 0.21 गुणा 100, ये आ गया 21%। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की जगह कोई नहीं, इस तरीके की जगह कोई नहीं ले सकता, इसकी कोई भी जगह नहीं ले सकता। आप एक की जगह, हाँ बिल्कुल, एक ही जगह भुजा मान भी सकते थे। माना घन की भुजा 10 है या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर में 10% बढ़ा दिया, मतलब एक बढ़ा दिया, 11 हो गई। पहले 10 थी, अब 11 हो गई, तो वैसे भी कर सकते हो मान के। या फिर सीधा फॉर्मूला रहता है कि क्षेत्रफल में वृद्धि या परिवर्तन की दर बराबर होता है घन और घनाभ के लिए x प्लस वाई बटा एक्स वाई 100। एक्स और वाई क्या है? प्रतिशत वृद्धि है। आपने जो लंबाई या चौड़ाई में जो वृद्धि की, उसका मान यहाँ रख दो। लंबाई और चौड़ाई में जो भी चेंज किया, उससे जो क्षेत्रफल में चेंज आया वो हो जाता है एक्स प्लस वाई बटा एक्स वाई बटा 100। यहाँ पे आपने 10% की चेंज किया, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10, और वो हो गया 10 इंटू 10, 100/100 कट गया, ये आ गया 21%। तो ये एक है ना। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, याद रखिएगा, ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये आज पूछा है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की दर। अगर आयतन में पूछा होता तो उसके लिए फिर फॉर्मूला लाओ कहीं से, नहीं है तो क्योंकि इतने सारे सवाल बन सकते हैं गणित के अंदर, हल्का सा चेंज किया सवाल कुछ और बन जाएगा, कुछ का कुछ और बन जाएगा। इतने सारे फॉर्मूले याद रख पाना मुश्किल होता है, इतनी सारे छोटे छोटे रिजल्ट याद रखना मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर है जो मेन तरीका है वो कभी धोखा नहीं देता, इन पे स्पीड बढ़ाओ, ये कभी परेशान नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118।
एक घन का विकर्ण जो है वो √27 है, बताओ इसका आयतन कितना होगा? घन का विकर्ण, अगर घन की भुजा ए है, माना घन की भुजा ए है, अगर घन की भुजा ए है तो घन का विकर्ण होता है a√3, 27 होता है 3√3, 27 9 या 27 तो 3√3 आ गया, √3 से √3 कट गया, a बराबर 3 आ गया। तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, यानी a क्यूब, a यानी 3, तो 3 की क्यूब 27, ये 27 हो गया। ठीक है, अगला सवाल। 119, यदि दो घनों का आयतनों का अनुपात, दो घन है उनके आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो ये क्वेश्चन तो बिना पेन चलाए हो जाएंगे। तो माना दो घन है, एक घन की भुजा a1 मान ली और एक घन की भुजा a2 मान ली, a1 a2। इनका आयतन, पहले का आयतन तो हो गया a1 क्यूब, दूसरे का हो गया a2 क्यूब, बराबर दिया है 64/27। तो ये a1/a2 दोनों की होल क्यूब कर दी, 64/27 को 4/3 की होल क्यूब कर दी, 3 से 3 कट गया, a1/a2 आ गया 4:3। भुजाओं का अनुपात 4:3।
अगला क्वेश्चन। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो घन का आयतन कितना होगा? क्षेत्रफल ये हो गया 6a²। a² बराबर 6 पे काटूं अगर, 6 चौक 24, 50, 8 और 4। ठीक है। a² बराबर 484। 484 को आप लिख सकते हो 22 का स्क्वायर। इससे भुजा आ जाएगी a बराबर 22। अब हम आयतन निकाल लें। a³ 22 की क्यूब 22 गुणा 22 गुणा 22 484 गुणा 22। आठ 24 2 26 2 10 10 648। ठीक है। अगला 121। क्यूब यानी घन, दो घन है, लोहे से निर्मित प्रत्येक 10 mm भुजा वाले, भुजा है 10 mm भुजा वाले दो क्यूब को एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें 2 सीसी 2 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पानी है। तो डिब्बे की सामग्री का आयतन क्या होगा? ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि दो 10 की 10 मिलीमीटर के दो क्यूब है, उसको डब्बे में डाल दिया जिसमें 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी पहले से ही था, प्लस दो ये और ऐड हो गए, तो कुल आयतन कितना हो गया? टोटल आयतन कितना हो गया? वो जो डब्बा था एक डब्बा, उसमें ये दो क्यूब और डाल दिए, तो टोटल आयतन कितना हो गया?
तो देखो 10 mm है, mm को सेंटीमीटर में बदल लो। mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1/10 से गुणा कर दो तो 1 सेंटीमीटर आ गई। तो आयतन कितना हो गया, एक क्यूब का आयतन कितना हो गया, बराबर भुजा क्यूब। एक टोटल आयतन कितना हो गया, कुल आयतन हो गया 200 तो पहले से ही था, प्लस 2 गुणा 1 क्यूब का ये हो गया, तो टोटल 202 हो गया। ठीक है, दस मीटर भुजा वाले किसी घन से 10 सेंटीमीटर भुजा के 4 घन कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक 10 मीटर भुजा वाला घन है, 10 मीटर भुजा वाला घन है, उससे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन आप बना सकते हो। हाँ, जो सेंटीमीटर क्यूब होता है ना वो ml ही होता है, सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिली लीटर भी कहते हैं। तो आंसर यही रहेगा। तो बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, तो घनों की संख्या बराबर हो जाएगी, घनों की संख्या बराबर हो जाएगी बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। बड़े घन की भुजा 10 है, ये हो गया 10 की क्यूब, बटा छोटे घन 10 सेंटीमीटर, पहले मीटर में बदल लो, 10/100 यानी 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1000 बटा ये हो गया 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, हर 0.1 के बदले में ऊपर 10 लगा देंगे तो ऊपर 1000 और आ जाएंगे, नीचे 1 गुणा 1 गुणा 1, ये आ गए 6 जीरो।
टोटल 6 0 3 6 डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 123। धातु के बंद बॉक्स के बाह्य भुजा का माप, धातु का बॉक्स है, बॉक्स का मतलब घनाभ है, एक घनाभ है मतलब एक क्यूबॉइड है, 15 18 8 मतलब लंबाई 15, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 18 8, धातु की मोटाई 1.8 है, जो धातु मेटल जो लगा हुआ है उसकी मोटाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए धातु का आयतन कितना है। और धातु का आयतन के लिए क्या करते हैं, बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, बाह्य आयतन में से अंदर के आयतन को माइनस कर दो, है ना। तो धातु क्या होती है, धातु खाली बॉर्डर पे तो होती है, बाउंड्री पे, बाकी अंदर से खोखला है। तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन, बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन माइनस कर दो। अब जो मोटाई है 1.5 है वो कम हो जाएगी, 1.5 इधर से 1.5 मतलब दोनों साइड से कम होगी तो 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर लंबाई में भी कम हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई में भी कम हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई में भी कम हो जाएगी, हर तरफ से 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। धातु का आयतन बराबर बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दो, धातु का आयतन आ जाएगा, बाहर वाला तो गया 15 × 18 × 8। अब इसमें से ये 1.5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, लेकिन दोनों साइड से 1.5 इधर से, 1.5 इधर से, तो 1.5 1.5 3 इधर से कम, 3 इधर से कम, और 3 ही सब में से 3 3 कम हो जाएगा। तो 15 का हो जाएगा 12, 18 का हो जाएगा 15, 8 का हो जाएगा 5। इनमें से 15 कॉमन है, 15 कॉमन ले लो, 18 × 8 1240 या 1260, 15 चुके 60, 6 1260। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 6 50 है।
ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आंसर सबका देखो मीटर में ही आ रहा है। मीटर में आ रहा है तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। तो 50/100, ये आ गया 1/2 मीटर। अब आयतन निकालो। लंबाई 12, चौड़ाई 6, ऊंचाई 1/2 और 12 36 मीटर क्यूब। ध्यान दो, ये 1 सेंटीमीटर में है, 2 ही मीटर में है। एक घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है, तो विकर्ण कितना होगा? घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? हाँ, कोई ना। विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, विकर्ण की लंबाई बराबर घनाभ की लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 441/21। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 28 है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 588 है, तो विकर्ण की लंबाई बताइए।
तीनों का जोड़ L प्लस बी प्लस एच बराबर दिया गया है 28। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 588 है, तो 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई बराबर 588। ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो है अंडर रूट विकर्ण की लंबाई, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही तो होती है विकर्ण की लंबाई, ये निकालनी है। और इन तीनों ही चीजों में रिलेशन होता है। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी तीनों भुजाओं के योग का वर्ग। भुजाओं का योग उसका वर्ग बराबर होगा, ये स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया विकर्ण का स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल। ये इन तीनों के बीच का फॉर्मूला होता है। तो ये 28 है, ये 28 का स्क्वायर हो गया। घनाभ का क्षेत्रफल 588 है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में ये। विकर्ण बराबर 14। आठ गुणा 3 गुणा 22.5 माप की एक दीवार बनाने के लिए इस साइज की कितनी ईंटों की जरूरत होगी? कितनी ईंटें लगेंगी इस दीवार को बनाने के लिए, अगर दीवार का साइज वो है और ईंटों का साइज ये है तो?
तो दीवार का क्षेत्रफल ये, इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो क्योंकि ईंट भी सेंटीमीटर में है। तो 8 का 800 हो गया, 3 का 300 हो गया, और ये 2250 बटा 64 गुणा 11.25 गुणा 6। 8 से काटेंगे तो 8, 8 बटे 64, दशमलव हटा दूं ऊपर 100 आ जाएगा। ये 2 बार कट गया, 2 से 8 4, 4 से ये कटेगा तो 7 चौक 28, 75, 6 पे काटेंगे तो 3, 2 पे, 3 पे काटा 15, बटा 2। अच्छा 25 पे, ₹1.25 लाख, 1,25,000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। हाँ वो अलग कट गया। एक कमरा है जिसका 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी? मतलब विकर्ण, कमरे में पाइप रखना है तो सबसे बड़ा पाइप कितना रख सकते हैं? जितना विकर्ण है। विकर्ण से बड़ी चीज तो कमरे में आएगी नहीं, है ना? विकर्ण से बड़ी चीज तो कमरे में आएगी नहीं क्योंकि विकर्ण सबसे बड़ी दूरी है। तो विकर्ण निकाल लो, तो जो भी विकर्ण आएगा उतना बड़ा खंबा या पाइप कमरे में रखा जा सकता है। विकर्ण की लंबाई L² प्लस B² प्लस H²। एक ठोस धातु के आयताकार ब्लॉक को एक घनाभ दिया 112 इंटू 44 इंटू 25 का। इसे पिघलाकर एक 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन बनाया गया। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? एक घनाभ को पिघलाकर बेलन बनाया गया। एक ब्लॉक है उसको पिघला दिया गया और फिर उसके बाद में इसका बेलन बना दिया गया।
बेलन के बारे में बताया गया कि इसकी त्रिज्या जो है वो 35 सेंटीमीटर है। ऊंचाई नहीं बताई। दोनों का आयतन बराबर होगा। और घनाभ का है 112, 44 और 25। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 112 इंटू 44 इंटू 25। घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर 35 इंटू 35 इंटू एच। 22/7 गुणा 35 गुणा 35। बत्तीस बटा सात। और पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh। 22/7 गुणा आर 35, एच है हमारा 32/7। अच्छा 7 कट गया क्या? अच्छा ये 7 रह गया, तो ये 32 आ जाएगा। दो सौ 20 गुणा 32। इकाई का अंक 0 और फिर 4 आ जाएगा। 7040। 16 गुणा 12 गुणा 10 वाले संदूक में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, यानी विकर्ण, वापस से विकर्ण हो गया। 16 12 10। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल हो गया हमारा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 256, 144
प्लस 100, ये हो गया हमारा 400 और एक 500। 10√5, 10√5। सही है। अगला सवाल, एक घनाभ के दो संलग्न फलक, संलग्न मतलब जो साथ में जुड़े हुए फलक है, 3 लगातार फलक, उनका क्षेत्रफल इतना 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 है। ये जो संलग्न फलन है ये वाले हो गए। जैसे एक फलक तो ये हो गया, ठीक है। इस फलक का क्षेत्रफल है मान लो 32, ये 32 है। फिर ये जो दूसरे वाला फलक है, उसका हो गया 24, इसका 24 है। और तीसरा फलक जो है, इसका बता रखा है 48। तो बताओ इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा। तो ये मान लिया ये फर्श का क्षेत्रफल है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई 32 हो गया। ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया एक, और ये ऊंचाई इंटू लंबाई हो गया, 3 फलक हो गए ना। एक लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, एक चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया, एक ऊंचाई इंटू लंबाई हो गया। समीकरण 1 2 3 के गुणा करने पर, तीनों की गुणा करने पर L 2 बार आ जाएगा, B 2 बार आ गया, H 2 बार आ गया। 32 इंटू 24 इंटू 48, ये हो गया LBH का स्क्वायर बराबर 48। ये 32 हो गया, 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2 इंटू 24। 48 को लिख सकते हैं 24 इंटू 2, है ना। LBH बराबर हो गया अंडर रूट 16 गुणा 2 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। 16 का वर्गमूल 4, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 24 का 4 हो गया। LBH मतलब आयतन, आयतन हो गया 24 गुणा 8, हो गया 8 चौक 32, 3 192। ठीक है। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा अगर कमरे की लंबाई 6, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4 हो तो।
4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है दो गुणा लंबाई ब्रैकेट चौड़ाई प्लस ऊंचाई। लंबाई 6 दी है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 4 है। अच्छा, 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई 2HL प्लस बी। आठ गुणा 10 80। हाँ, गुणा ऊंचाई होती है। एक ठोस घनाभ जिसका माप 65-60-3.9 है, ये अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों में काटा जाता है। सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दीवार पे डिपेंड करता है कौन सी दीवार का निकालना चाहते हो। दो दीवारों में पहले बताना पड़ता है कि कौन सी दो दीवारें। ऐसे दो दीवारों का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि दो दीवारें ये दो भी है, दीवारें ये दो भी है, दीवारें ये दो भी है, दीवारें ये दो भी है। कौन सी दो दीवारें? क्योंकि अब इस दीवार के अंदर लंबाई और ऊंचाई काम आई है, इस दीवार में चौड़ाई और ऊंचाई काम आई है। हम कहते हैं कि दो संलग्न दीवारें, तो दो संलग्न दीवारें तो चार दीवारों में दो का भाग दे दो संलग्न दीवारों का आ जाएगा। कुल चार दीवारों के क्षेत्रफल में दो का भाग दे दो संलग्न दीवारें जो है उनका आ जाएगा। और दो संलग्न दीवारों का आ जाएगा एल एच गुणा एल प्लस बी। ये आ जाएगा दो साथ में जुड़ी हुई दीवारों का क्षेत्रफल। और आमने सामने वाली दीवारों का निकालना है तो वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है एल गुणा एच, दो एल गुणा एच, ये इन दो सामने वाली का हो गया। और ये दो एल बी,
ये इन दो सामने वाले का हो गया, इन दो सामने वाले का, ये इन दो सामने वाले का, और ये हो जाता है 2 फर्श का। H गुणा L, H गुणा B, और ये छत और फर्श का। हाँ, हाइट हमेशा रहेगी, क्योंकि दीवार में हाइट काम आती है। दीवार में लंबाई या चौड़ाई में से कौन सा काम आ रहा है, फिर वो डिपेंड करता है कि कौन सी दीवार है। ये दीवार है तो लंबाई काम आएगी, ये दीवार है तो चौड़ाई काम आएगी। तो कौन सी दीवार है? ऊंचाई तो सब में कॉमन है, ऊंचाई तो आनी आनी है। तो एक तो ऊंचाई आई गई, एक लंबाई या चौड़ाई में से कोई काम आएगा, तो वो देख लो कौन सी है। और दो संलग्न दीवारें लेते हैं, तो एक में लंबाई काम आ गई, एक में चौड़ाई काम आ गई। तो ये हो गया H×L, इधर वाली दीवार, जो ये वाली दीवार है, ये मान लो H×L की होगी, और ये वाली दीवार H×B की होगी। तो H×L प्लस H×B, H कॉमन आ जाएगा, L प्लस B, ये बन जाएगा। घन काटने से, क्वेश्चन कह रहा है घन काटो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से बनाया। इस बार ये नहीं बताया कि घन की भुजा क्या है। अब ये कह रहा है कि घन की भुजा आप ही ढूंढो। हमने तो क्या किया है कि ये जो बड़े वाला घनाभ है, इस घनाभ से घन बना दिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आप घन बनाए, जो भी भुजा का बनाए, एक तो घन बना रहे हैं, मतलब भुजाएं तो बराबर है, और पूरी मात्रा में खर्च होना चाहिए। पूरी मात्रा में खर्च होना चाहिए आपका घन, आपका मटेरियल नहीं बचना चाहिए। यानी इसी घनाभ से जितना भी आयतन है, इस आयतन से घन बनाने, इस आयतन से घन बनाने, और घनों की संख्या पूरी पूरी होनी चाहिए। 5, 10, 15, 5, 50, कुछ भी बने, पूरे पूरे घन बनने चाहिए, अधूरे घन नहीं बनने चाहिए। तो इसे करने के लिए देखें, तो जो घनाभ का आयतन है, उसी में हिंट छुपा हुआ है। बराबर 65 इंटू 20 इंटू 3.9। अब मुझे इसमें से घन निकालना है, और घन का मतलब लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी वही, और घनों की संख्या भी निकालनी है, क्योंकि ये जो घनाभ का आयतन है, यही आयतन बराबर है घन का आयतन, घन का आयतन गुणा उनकी संख्या। संख्या पूर्णांक होगी, संख्या पूर्णांक होगी, क्योंकि याद रखिए घनों का आयतन, ये जो घनाभ है, इसी घनाभ को पिघलाकर ही तो हमने बनाए हैं, घन बनाए होंगे। तो टोटल जितने भी घन बने होंगे, उनकी संख्या इंटू एक घन का आयतन। और घन का आयतन मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है। यानी अब ये जो चीज हमारे पास आई है, इसे हमें ऐसे लिखना है, n×a³। ऐसे लिखना पड़ेगा, n×a³। ये जो घनाभ का आयतन है, इस घनाभ के आयतन को हमें लिखना है n×a³। n पूर्णांक होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकता है, और a³ होना चाहिए। a³ में आप घन बना रहे हैं, घन बना रहे तो मतलब लंबाई भी वही होगी, चौड़ाई भी वही होगी, ऊंचाई भी वही होगी। तो n_a³ के बराबर होना चाहिए। अब इसको मैं कैसे तोड़ूं कि n_a³ बन जाए, n_a³ बन जाए। तो फिर 65 को लेते हैं पहले, 13 पंजे 65 होता है, ठीक है। 20 को लेते हैं, 26 है, सॉरी, 26 को 2 × 13 करता हूं, और इसको लिखता हूं 3 × 1.13, 1.3। अब ये 1.3 है, ये 13 13, ये तो नहीं चलेगा। एक काम और करते हैं, इसे 50 गुणा 1.3 कर देते हैं, इसे 20 गुणा 1.3 कर देते हैं, इसे
3 गुणा 1.3, ये तो अपना हिसाब से सही है। 50 इंटू 20 इंटू 3, इनको साथ में ले आओ, और ये 1.3 की क्यूब हो गई। ये हो गया 100 और ये हो गया 3000, और 1.3 की क्यूब। तो घन की भुजा तो हो गई 1.3 और उनकी संख्या हो गई 3000। तो टोटल जो घन बने हैं वो बनेंगे 3000, और भुजा हो गई 1.3। जो छोटा घन है उसकी भुजा हो गई 1.3। तो इसी नंबरों को हमें तोड़ना था। कोई और तरीका है सोच के देख लो, कोई और तरीके से। लेकिन याद रखिएगा n पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि घनों की संख्या पूर्णांकों में आती है, 1 2 3 4 5 6। और a क्यूब लिखना पड़ेगा, क्योंकि घन का आयतन भी चाहिए होगा। a क्यूब लिखना पड़ेगा n। इस तरीके से तोड़ो इसको कि n इंटू ए क्यूब में टूट जाइए, n इंटू ए क्यूब में टूट जाए। तो वो यही एक तरीका है तोड़ने का, जहां n बराबर 3000 हो गया, a बराबर 1.3 हो गया। ठीक है, सही है। 3 इंटू 13 की क्यूब होगा नहीं, क्योंकि 3.9 है। 3 इंटू 13 की क्यूब होगा नहीं। हाँ, साथ में अधिकतम भी रखा है, तो अधिकतम देखो, और कोई सोचो, और कोई टुकड़े हैं तो तैयार करके देख लो। और कोई टुकड़े हैं तो तैयार करके देख लो। फिर आगे ये भी कहा है कि अधिकतम लेना है, जितना बड़ा बना सकते हो वो बनाए। बट्टे में 10 लें तो भी हो जाएगा, बट्टे में 10 लें तो भी हो जाएगा। लेकिन फिर एक ही घन बनेगा, एक ही घन बनेगा। अगर बट्टे में 10 ले लें, 3 बनेंगे क्या? 3 बन जाएंगे फिर 3। एक ये कर सकते हैं कि 3 इंटू 13 की क्यूब, भुजा हो जाए 13 और वो हो जाए 3। भुजा 13 और संख्या 3, 13 वाले 3 बना लो, तो क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों में ही क्षेत्रफल एक आएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा, कितने आप बना रहे हैं, एक का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। एक का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर गुणा n। तो वो हो गया, अगर इस केस में आता हूं, 3000 इंटू 6 इंटू 1.3 का स्क्वायर। 30,420। और अगर हम इससे निकालते हैं, तो घन बनाए हैं 3, 6 गुणा 13 का स्क्वायर, तो ये आता है 18 इंटू 169।
इसके हिसाब से आता है 3042 और इसके हिसाब से आता है 30,420। अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये अधिकतम संभव माप वाले, अधिकतम के हिसाब से तो फिर ये आंसर होना चाहिए 13 वाला। या तो यहाँ पे ये अधिकतम वर्ड यूज किया गया है, ये या तो इसलिए यूज किया है कि ज्यादा से ज्यादा घन बनाओ, अधिकतम घन बनाओ। अब ये अधिकतम वर्ड जो है किसके साथ यूज हुआ है, अधिकतम घनों के साथ हुआ है या फिर माप अधिकतम करना है। अगर माप अधिकतम करना है तो 13 वाला बनाओ, सबसे बड़ा 13 वाला बन जाएगा। और अगर घनों की संख्या अधिकतम करनी है तो फिर ये 3000 वाला बनाओ। तो आंसर तो 3000 वालों के हिसाब से आ रहा है, आंसर 3000 वाले के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल 134। 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। निकली मिट्टी को बराबर रख के 8 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की लंबाई कितनी है? तो कुएं का आयतन, कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन, कुआं जो होगा वो बेलन के आकार का होगा, तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का, चबूतरा घनाभ हो गया, घनाभ का आयतन, दोनों को बराबर रख दो, एच निकाल लो। 3.9 में हमें 39/10 कर दिया हमने, बागुती 39/10 कर दिया और 5 दूनी 10 वो कट गया उससे। तीस नहीं बनेगी, गुणा करके देखो, 3 बनेंगे। ये मीटर में, एच 15 मीटर है और जो चबूतरा बनाया जा रहा है वो 8, 1.5 और लंबाई नहीं बताई, लंबाई एल मान लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल बी एच डैश नाम दे देते हैं, चबूतरे वाली ऊंचाई को एच डैश नाम दे दिया, तो पाई आर का मान 2.8, 2.8 गुणा 2.8 गुणा एच जो कि दिया हुआ है 15, ये है 8 इंटू 1.5 इंटू एच डैश जो कि निकालना है। इससे काटूंगा तो ये 10 आ जाएगा, 4 पे काटूंगा तो 0.7, 2, 1.4, 10 नहीं, 0.1 सॉरी।
22 इंटू 1.4, 4 दूनी 8। कितना आ गया? 30.8। ठीक है, चलो बस, बाकी इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे, है ना। अभी घनाभ के शुरू हो गए हैं, अब आगे बेलन आ जाएगा, बेलन के बाद गोला आ जाएगा, और उसके बाद पिरामिड आ जाएगा, फिर पिरामिड और प्रिज्म आ जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल फिर दोबारा अगली क्लास में।